हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सेक्शन 4 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, विच बेसिकली टॉक्स अबाउट प्रिजम्पशन। ये मैं काफ़ी ब्रीफ में ही आपको बताऊंगी, और अगर आपको कुछ भी लगे तो आप अपने वो पॉइंटर्स बना सकते हैं, अपना नोट पैड वगैरह लेके बैठिए साथ में। मेक योर ओन पॉइंटर्स एंड डू पेन डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द ऑडियो वीडियो लेक्चर। देखिए, प्रिजम्पशन जो होता है हमारा, वो बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। नंबर 1 इज़ प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, नंबर 2 इज़ प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट इज ऑल्सो नॉन एज नेचुरल प्रिजम्पशन, whereas presumption of law is also known as एन आर्टिफिशियल प्रिजम्पशन। तो जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है उसे तो नेचुरल प्रिजम्पशन बोलते हैं, और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल प्रिजम्पशन। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट इज ऑल्सो नॉन एज रिबर्टेबल प्रिजम्पशन। ठीक है, याद रखिए, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट को और क्या कहा जाता है? रिबर्टेबल प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ इज ऑल्सो नॉन एज नॉन रिबर्टेबल प्रिजम्पशन, राइट। तो जो आपका प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है उसे नॉन रिबर्टेबल बोला जाता है, और प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट को रिबर्टेबल बोला जाता है। ये एक बेसिक लेआउट था जो कि अब हमें समझ आ गया कि 2 प्रिजम्पशंस होती हैं, 2 कैटेगरीज हैं, और इन्हें क्या क्या नामों से बुलाया जाता है या किन के नॉन नामों से हम इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, अब आपके पास आती है 3 मेन टर्म्स जो हमारी बियर एक्ट्स में लिखी है, दैट इज़ may presume, shall presume and conclusive proof, right? So the word may presume, the term may presume comes under presumption of fact. may presume आपको presumption of fact की कैटेगरी के अंडर आता है, that is why it is an rebuttable presumption. जो हमारा may presume है, that is a rebuttable presumption, whereas shall presume and conclusive proof कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। ठीक है, वो किस कैटेगरी में आते हैं? प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की कैटेगरी में आते हैं। बट इस चीज़ को ध्यान रखिए कि शैल प्रिज्यूम भी हमारा रिबर्टेबल होता है। यस, आपको मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम दोनों रिबर्टेबल प्रिजम्पशन है, सिर्फ आपका कॉन्क्लूसिव प्रूफ जो है वो नॉन रिबर्टेबल प्रिजम्पशन है। पर क्योंकि वहाँ पे एक वर्ड यूज़ करें शैल प्रिज्यूम, दैट इज़ वाई इट कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। ऑल राइट, मूविंग अहेड, मे प्रिज्यूम जो होता है वो कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है। कोर्ट चाहे तो उसे ही एक्सेप्ट कर सकती है, प्रिज्यूम कर सकती है, और अगर कोर्ट चाहे तो उसके लिए प्रूफ मंगा सकती है, अनलेस और अनटिल वो फिर डिस्प्रूव नहीं हो जाता। ऑल राइट, तो इसमें कोर्ट की टोटली डिस्क्रिशन होती है, एब्सोल्युटली कोर्ट का ही डिस्क्रिशन होता है, दैट इज़ वाई वी कॉल इट इज़ अ रिबर्टेबल प्रिजम्पशन। एक एग्जांपल देती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि एक टेलीग्राम है, ठीक है, अब मैंने वो सेंड कर दिया है, तो कोर्ट ये मान लेगी कि जिस भी मैंने पर्सन के एड्रेस पे टेलीग्राम को भेजा उसने डेफिनेटली वो टेलीग्राम पढ़ लिया होगा, उसने वो मैसेज रीड कर लिया होगा। तो कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर थी, एंड दैट इज़ वाई कोर्ट प्रिज्यूम्ड कि वो टेलीग्राम डिलीवर हो गए, क्योंकि यहाँ से तो चला गया डिलीवर होके, तो डिलीवर भी हो गया है और वो एड्रेस पे भी, रिस्पेक्टिव एड्रेस पे पहुँच गया है, और जो हमारे रिसीवर थे उन्होंने वो रिसीव करके मैसेज जो था वो रीड भी कर लिया है। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या करा? प्रिज्यूम कर लिया, राइट। अब एक और एग्जांपल आता है, मान लीजिए एक 30 इयर्स ओल्ड डॉक्यूमेंट मिलता है, तो वो प्रॉपरली साइन है, वेल रिटन है, वेल ड्राफ्टेड है, तो अब हम क्या मानेंगे? अब ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि कोर्ट उसे एज अ प्रूफ माने या उसके प्रूफ के लिए कॉल अपॉन करे पार्टी को। ठीक है, तो ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। सो दैट इज़ व्हाट मे प्रिज्यूम इज। नेक्स्ट कम्स शैल प्रिज्यूम। शैल प्रिज्यूम हमारा किस कैटेगरी में आता है? प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की कैटेगरी में आता है, बट इट इज़ अ रिबर्टेबल प्रिजम्पशन, राइट। शैल प्रिज्यूम में कोर्ट के पास कोई भी तरह की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं हो सकती। हियर इन शैल प्रिज्यूम कोर्ट कैन नॉट एक्सरसाइज इट्स डिस्क्रिशन इन एनी वे। ऑल राइट, अगला इसमें क्या आता है? इसमें एक कोर्ट के पास लिबर्टी होता है, और कोर्ट वो लिबर्टी अलाउ करता है पार्टी को कि भाई जो भी उनकी ऑपोजिट पार्टी है, अगर वो चाहती है तो वो कोई भी गिवन फैक्ट को टोटली डिस्प्रूव करने के लिए, मतलब जो भी फैक्ट है उसे डिस्प्रूव करने के लिए आप ऑपोजिट पार्टी सब कुछ शो कर सकती है, दिखा सकती है, एविडेंस वगैरह। ठीक है, बट इसमें कोर्ट की डिस्क्रिशन नहीं हो सकती। बट हाँ, दूसरी ऑपोजिट पार्टी को एक
प्रॉपर फेयर अपॉर्चुनिटी मिलेगा, फेयर चांस मिलेगा कि वो उस फैक्ट को डिस्प्रूव करने का सारा कंटेंट मटेरियल कोर्ट के सामने रखें, और ऑन दैट बेसिस कोर्ट चाहे तो उसे जैसे भी मतलब उस बेसिस पे जो भी जजमेंट देना है वो उसे दे सकता है कोर्ट। ठीक है, बस यहाँ पे एक ही चीज़ है कि लिबर्टी दी होती है कोर्ट के पास कि वो अपोजिट पार्टी जो होती है वो आपको सारा कंटेंट मटेरियल दे सकता है टू डिस्प्रूव द फैक्ट। सो दैट इज़ द मेन थिंग इन दिस शैल प्रिज्यूम। सो बेसिकली शैल यही होता है जिसमें दूसरी पार्टी को एक चांस दिया जाता है कि वो चाहे तो इस फैक्ट को डिस्प्रूव करने के लिए सब कुछ कोर्ट में शो कर सकती है। बट एक ही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसमें कोर्ट की डिस्क्रिशन नहीं होती है, बिकॉज द वर्ड शैल इज़ यूज्ड हियर, इट मीन्स इट इज़ मैंडेट, इट इज़ मैंडेट। तो डिस्क्रिशनरी पावर कोई नहीं है कोर्ट के पास, बस एक फेयर अपॉर्चुनिटी, एक चांस आपको भी दिया जाएगा, अपोजिट पार्टी को भी दिया जाएगा कि वो उस फैक्ट को चाहे तो एविडेंस शो करके डिस्प्रूव कर सकते हैं। अगला आता है कॉन्क्लूसिव प्रूफ। अब देखिए कॉन्क्लूसिव प्रूफ क्या होता है, जो अपने आप में मतलब इसमें कोर्ट की कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, प्लस इसमें जो कोर्ट है वो मतलब ना इसमें आप बुला सकते हो एविडेंस के लिए, ना आप पार्टी को बोल सकते हो एविडेंस लाने के लिए। तो दैट इज़ व्हाट कॉन्क्लूसिव प्रूफ इज़, मतलब इसमें कोर्ट कैन नॉट कॉल अपॉन अ पार्टी टू प्रूव दैट फैक्ट। उस फैक्ट को ना हम प्रूव करने के लिए बुलाएंगे, ना ही हम दूसरी पार्टी को उस फैक्ट को डिसप्रूव करने के बुलाएंगे। जो फैक्ट है वही फैक्ट है, हम उसी फैक्ट को मान लेंगे कि बस यही चीज़ जो है एविडेंट है। सो कॉन्क्लूसिव प्रूफ का सिर्फ इतना ही मतलब होता है, तभी हमने इसे क्या बोला था कि ये नॉन रिबर्टेबल है। ठीक है, ये क्या है, ये नॉन रिबर्टेबल है, इसके ऊपर कोई आप आर्ग्यूमेंट्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ना तो एक पार्टी हम इसको बोलेंगे कि आप इसे प्रूव करें, ना हम दूसरी पार्टी को बोलेंगे कि आप इसे डिसप्रूव करें। ये अपने आप में कंप्लीट है और ये अपने आप में सफिशिएंट है। एक्सेप्शंस आर देयर, रेयरेस्ट टू रेयर केस की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बट एज पर योर बेयर एक्ट उसके बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। सो इसमें आपका सेक्शन 41A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज़ अ गुड एग्जाम्पल, वो आप देख सकते हो। अगला आता है मिक्स प्रिजम्पशन। सो मिक्स प्रिजम्पशन के ऊपर हम बात नहीं करते हैं, आपका इंडिया में मिक्स प्रिजम्पशन एप्लीकेबल नहीं है, सो वो हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, हम लोग को 3 ही प्रिजम्पशंस पढ़ने थे, डैट इज़ मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कॉन्क्लूसिव प्रूफ। अब आप मे प्रिज्यूम के कुछ सेक्शंस लिख लीजिए जो कि मे प्रिज्यूम के ऊपर है, डैट इज़ सेक्शन 86, सेक्शन 87, सेक्शन 88, 88A, 90, 90A, 113A, 114। ये आपके मे प्रिज्यूम के कुछ सेक्शन से। अब आती है शैल प्रिज्यूम की पारी। शैल प्रिज्यूम में आपका है सेक्शन 89, 85, 83, 79, ये आपके शैल प्रिज्यूम के। अब आता है कॉन्क्लूसिव प्रूफ के, उसमें आपका 41, 112 एंड 113। ठीक है, 41, 112 एंड 113 ये आपके कॉन्क्लूसिव प्रूफ के ऊपर है। ठीक है, जो कि हमारे नॉन रिपोर्टेबल हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो लेक्चर। अगर आपको कुछ भी डाउट या कन्फ्यूजन हो, डू राइट डाउन इन अ कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर दैट। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।